अच्छा जी बच्चों, तो हम लोग जो है वो एंटी नेटल केयर पढ़े थे और एंटी नेटल केयर अभी तक आई होप जितना मैंने आपको पका दिया हुआ है आपको समझ आ गई होगी। बहरहाल एंटी नेटल केयर के अंदर अब हम लोग लास्ट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। इसमें से काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यू आ जाते हैं, आप लोग इसको लाइट लेके छोड़ देते हैं, ठीक है। अब मैं बताती हूँ कि इस लास्ट पार्ट में हमने सबसे पहले ये बात करनी है कि जो अल्ट्रासाउंड है बेटे, अगर हम लोग स्टार्टिंग से देखें तो हमने कहा वुमेन की जो हिस्ट्री है एंड देन एग्जामिनेशन है, उसके बाद उसका फुल ब्लड काउंट होना चाहिए, उसके बाद उसकी ब्लड ग्रुपिंग होनी चाहिए, उसके बाद उसकी हमने जो यूरिन आ रही है वो भिजवानी है, उसके बाद हमने कहा कि जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस के लिए रूल आउट होना चाहिए, थैलेसीमिया के लिए रूल आउट होना चाहिए, सिकल सेल एनीमिया के लिए उसको रूल आउट होना चाहिए। आखिरी चीज़ जो हम लोग बुकिंग स्कैन के ऊपर या बुकिंग विजिट के ऊपर करते हैं वो अल्ट्रासाउंड है। यहाँ पे हमने पढ़नी है कि अल्ट्रासाउंड की क्या हैसियत है, क्या फ़ायदा है, क्यों अल्ट्रासाउंड करना चाहिए। फिर यहाँ पे बेटे 2 तरीक़ों से हमने पढ़ना है कि अगर एक वुमेन हमारे पास 11 से लेके 13 हफ्तों के बीच आती है तो तब जो स्कैन होता है उसको हम कहते हैं बुकिंग स्कैन। और इस स्कैन के क्या फ़ायदे हैं, और अगर वो 14वें वीक पे आती है, 14 से लेके 20 वीक्स के बीच में आ रही है, तो जब ये वाला जो हमने करना होता है इसको हम लोग कहते हैं डेटिंग स्कैन, ठीक है। फिर वो कहता है कि अगर 20 वीक्स के बाद, ठीक है, 20 वीक्स के बाद यानी 21 हो गया, 22 वीक्स पे जो हमने कराना होता है दैट इज़ बेसिकली एनोमली स्कैन। तो ये 3 तरह के स्कैन है, हर स्कैन का अपना एक प्रॉज है, कॉन्स है, हर का अपना फ़ायदा है, नुकसान है। तो हमने हर फ़ायदा ही है, नुकसान तो क्या ही नुकसान है, लेकिन हमने इन तीनों स्कैन्स के बारे में बात करनी है। एंड लास्टली हम लोग बात करेंगे कि अगर एक वुमन प्री क्लम्शिक है तो किन रिस्क फैक्टर्स की वजह से वो प्री क्लम्शिया में जा सकती है, हम प्रिवेंट करने के लिए क्या करें। एक वुमन आ रही है, उसकी हिस्ट्री की बेस पे हमें कैसे पता चलेगा कि इसके हाँ प्री टर्म बर्थ हो सकती है, तो हम उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। इस सारी चीज़ों में से बहुत सारे MCQ आते हैं। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ वो आपसे ये पूछते हैं कि आप लोग बुकिंग स्कैन यानी डेटिंग स्कैन के ऊपर या फिर बुकिंग स्कैन या डेटिंग स्कैन के ऊपर किस तरह से ट्राइजोमी 21 को रूल आउट करते हैं। तो बेटे बुकिंग स्कैन के ऊपर हम लोग ट्रिपल टेस्ट करते हैं और डेटिंग स्कैन के ऊपर हम लोग क्वाड्रुपल टेस्ट करते हैं। इन टेस्ट के मैं आपको वो भी बताऊंगी कि कौन से फीचर्स हम लोग देखते हैं, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात ये कि एंटीनेटल विजिट के ऊपर आपने क्या करना होता है, वुमेन जो है उसका अल्ट्रासाउंड करना होता है। अब अल्ट्रासाउंड जो है वो क्यों किया जाता है, तो वो कहता है कि एक तो मच्छर इतने ज़्यादा हैं। अच्छा, अल्ट्रासाउंड क्यों किया जाता है, अल्ट्रासाउंड इसलिए किया जाता है कि ताकि हम लोग प्रेगनेंसी को डेटिंग कर सकें, एक्यूरेटली हमें प्रेगनेंसी की डेट पता चल सके। बहुत सारी वुमेंस को पूछो माहवारी आखिरी दफ़ा कब हुई थी या नहीं हुई, कब मिस हुई, तो वो कहती है जी डॉक्टर साहब मुझे याद नहीं है, मेरे साइकिल इरेगुलर रहते हैं। तो उस टाइम फिर हमने अगर देखना है कि बच्चा कितने हफ्तों का है, बच्चे की जेस्टेशनल एज देखनी है, तो उसके लिए ये एक की फैक्टर होता है। क्या की फैक्टर होता है, अल्ट्रासाउंड फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर की फैक्टर है आपकी प्रेगनेंसी को डेट करने के लिए। तो एक तो इसका ये फ़ायदा है कि इससे हम डेट करते हैं प्रेगनेंसी को। दूसरा इसका ये फ़ायदा होता है कि बच्चे के अंदर कोई भी ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन तो नहीं हुई हुई। सो ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन को एक्सेस करते हैं। आपने सुना होगा बहुत सारे लोग कहते हैं जी मेरा दूसरा या तीसरा महीना था, मैं डॉक्टर के पास गई, उसने कहा कि बच्चे की नशोनुमा ठीक नहीं है या बच्चा ग्रो नहीं कर रहा है तो इसको अबॉर्ट करना पड़ेगा। सो अल्ट्रासाउंड की मदद से ही हम देखते हैं कि ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है। और इसी तरह हम लोग टाइमली फिर डिसाइड करते हैं कि इस वुमेन की एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट क्या होगी, ताकि हमें पता हो कि हमने किस टाइम जो है वो लेबर की इंडक्शन करनी है या किस टाइम डिलीवरी वगैरह प्लान करनी है। तो वो सारा कुछ अल्ट्रासाउंड के ऊपर ही बेस कर रहा होता है। उसके बाद वो कहता है कि स्पेसिफिकली अगर हम कहें कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर के लिहाज से इसके क्या यूजेज हैं या अल्ट्रासाउंड के हमें क्या फ़ायदे होते हैं, तो अल्ट्रासाउंड की मदद से पहले मल्टी फीटल प्रेगनेंसी, यानी कि ऐसा तो नहीं है 2 जेस्टेशनल सैक्स बनी हुई हैं या 1 जेस्टेशनल सैक और 2 बच्चे हैं, तो मल्टी फीटल प्रेगनेंसी को रूल आउट करने के लिए। नंबर 2 बेटे कोई भी अगर ट्राइजोमी है, ठीक है, जैसे ट्राइजोमी 21 है, इनको रूल आउट करने के लिए भी अल्ट्रासाउंड हमें हेल्प कर रहा होता है। फिर बच्चे के अंदर कोई भी अगर ग्रॉस एनोमली है, यानी हमें लग रहा है कि इसको स्पाइना बाइफिडा है या बहुत सारे केसेस में हेड नहीं बना हुआ या लिम्स नहीं बने हुए, तो कोई भी ग्रॉस एनोमली अगर है तो वो भी अल्ट्रासाउंड की मदद से डिटेक्ट हो जाती है। इसी तरह अगर हम कहें कि एनेंसेफेली जो है वो भी अल्ट्रासाउंड की मदद से डिटेक्ट हो जाती है। और अगर सिस्टिक हाइग्रोमास हैं तो वो भी हम लोग जो है वो अल्ट्रासाउंड की मदद से डिटेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने लगा है। इंपॉर्टेंट बात वो ये करने लगा है कि अल्ट्रासाउंड की मदद से आप क्या कर लेते हो, आप जो जेस्टेशनल एज होती है ना, जेस्टेशनल एज को डिटर्मिन करते हो या जेस्टेशनल एज फाइंड आउट करते हो। अब जेस्टेशनल एज फाइंड आउट करने के लिए वो कह रहा है
कि अगर वो वुमेन आपके पास 11+3 यानी कि तकरीबन 11 हफ्ते 3 दिनों से लेके 13 हफ्ते 6 दिन की प्रेगनेंसी तक आपके पास अगर वो आती है, तो जेस्टेशनल एज का अंदाज़ा आपने किस चीज़ से लगाना होता है? जेस्टेशनल एज आप कैलकुलेट करते हो क्राउन रम्प लेंथ से, क्राउन से लेके रम्प तक जो क्राउन रम्प लेंथ होती है CRL, उसकी मदद से हम करते हैं। दैट इज़ मोस्टली इतने वीक्स के बीच में 45 से लेके 88 मिलीमीटर तक होती है। अगर वुमेन आपके पास आती है 14 से लेके 20वें हफ्ते तक, तो इस टाइम जो जेस्टेशनल एज कैलकुलेट करनी है वो किसकी बेस पे हमने करनी होती है? वो करनी है हेड सर्कमफेरेंस की बेस पे। किस पे? हेड सर्कमफेरेंस की बेस पे। मैं आपको कोई अल्ट्रासाउंड दिखाऊंगी, आप लोग देखिएगा, तो उसमें उसने हेड सर्कमफेरेंस का एक प्रॉपर लिया हुआ होता है, डिज़ाइन होता है कि इतना सर्कमफेरेंस है, इतना है तो इतनी एज है, ठीक है। तो वो सर्कमफेरेंस जैसे ही मेजर करती हैं तो ऑटोमेटिकली नीचे कैलकुलेटेड एज आ जाती है। ये आपको सिखाएंगे रेडियोलॉजी में जाके, ठीक है। तो ये दोनों MCQ पॉइंट्स हैं, ये आपने याद रखने हैं। 11 से 13 हफ्तों के बीच में अगर वो आती है तो जेस्टेशनल एज क्राउन रम्प लेंथ की बेस पे कैलकुलेट की जाती है कि इतने हफ्तों का बच्चा है, इतने टाइम की प्रेगनेंसी है, और अगर इस टाइम पे आएगी तो हेड सर्कमफेरेंस पे करेंगे। और अगर वो कहता है कि 20 वीक्स के बाद आ रही है, वो 5वें या 6ठे महीने पे, लेकिन उसको नहीं पता, उस टाइम तो बच्चे के अंदर जो है वो बहुत सारी वेरिएशंस आ चुकी हुई होती हैं, और उस टाइम अगर हम लोग जेस्टेशनल एज कैलकुलेट करना भी चाहें तो वो ठीक से कैलकुलेट नहीं होती। और ये एक नुकसान है आपके पास लेट बुकिंग का, कि आप लेट बुकिंग पे आओगे तो आप उसकी जो जेस्टेशनल एज है वो एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकोगे, और ये भी नहीं कैलकुलेट कर सकोगे कि इसकी डिलीवरी कब होनी है, कब ये पोस्ट डेट्स में चली जाएगी, कब ये अर्ली डेट्स में है, कब मैंने इसको बुलाना है, ठीक है। तो लेट बुकिंग का नुकसान है। इसलिए जब आपकी एक माहवारी या 2 माहवारी में से हो जाए तो आप डॉक्टर के पास चले जाएँ, ताकि आपकी अर्ली स्कैनिंग और अर्ली बुकिंग की जा सके। सो ये तीनों MCQ पॉइंट्स हैं, ये आपको आने चाहिए हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट चीज़ में वो आपको बताता है कि अब ना ट्राइजोमी की डिटेक्शन के लिए आपने 2 बातें याद रखनी है, ठीक है। ये आगे बहुत डिटेल में भी हैं, लेकिन यहाँ पे भी उन्होंने टच की हुई, आप यहीं पे क्लियर कर लें। तो वो कहता है कि अगर एक वुमेन जो है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आती है आपके पास, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में फॉर एग्जांपल अगर आप ट्राइजोमी को रूल आउट करना चाह रहे हो तो आप उसके लिए क्या क्या चीज़ें मेजर करते हो? नंबर 1 बेटे, नक्कल ट्रांसलूसेंसी, यानी अगर ये उसका हेड है ना, मुझे इतनी नीचे ड्राइंग नहीं आती आपको पता है, और ये उसकी बॉडी है सारी, ठीक है। तो ये जो हेड और नीचे ये जो क्या मैं कहूँ कंधे और इसके बीच में ये जो थिकनेस होती है ना, इसको नक्कल ट्रांसलूसेंसी कहते हैं। तो मतलब जो नेक के नीचे एक फैट का पैड पड़ा हुआ होता है ना, उसकी थिकनेस मेजर करते हैं। तो नंबर 1 हम क्या करते हैं? नक्कल ट्रांसलूसेंसी को मेजर करते हैं, और ये नक्कल ट्रांसलूसेंसी जो है वो CRL के ऊपर जो है वो डिपेंड करती है। अगर CRL जो क्राउन रम्प लेंथ है ये 45 है, तो हम कहते हैं कि नक्कल ट्रांसलूसेंसी जो है 1.2 या 2.1 मिलीमीटर जो है वो नॉर्मल है, ठीक है। और अगर क्राउन रम्प लेंथ आपके पास 88 है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, जो 14 वीक्स तक बन रहा होता है, ऑलमोस्ट 13+6 तक, तो उस टाइम आपके पास जो ये है 1.9 मिलीमीटर या 2.7 मिलीमीटर है, तो नॉर्मल है। लेकिन बेटे अगर नक्कल ट्रांसलूसेंसी ज़्यादा है तो ये इशारा देती है कि शायद पेशेंट को डाउन सिंड्रोम है, ठीक है, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नंबर 2 हम लोग क्या मेजर कर रहे होते हैं? नंबर 2 हम लोग बीटा HCG करते हैं, और नंबर 3 हम लोग क्या करते हैं? नंबर 3 हमारे पास होता है प्रेगनेंसी एसोसिएटेड प्लाज्मा प्रोटीन A, पैप A इसको कहते हैं, PAAP पैप A, ठीक है, प्रेगनेंसी एसोसिएटेड प्लाज्मा प्रोटीन A। अब जो बीटा HCG की वैल्यूज़ हैं, अगर पेशेंट को ट्राइसोमी है तो वो बहुत ज़्यादा होंगी। जैसे कि प्रेगनेंसी जैसे जैसे प्रोसीड करती है ना, तो HCG की वैल्यूज़ नीचे आना शुरू हो जाती हैं। लेकिन अगर वो रेज्ड हैं अभी भी, तो अगेन ये निशानी है किसकी? डाउन सिंड्रोम हो सकता है पेशेंट को, ठीक है। और जो प्रेगनेंसी एसोसिएटेड प्लाज्मा प्रोटीन A है, अगर ये कम है तो कम होना एक निशानी है किसकी? अगेन डाउन सिंड्रोम की। तो जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है वहाँ पे अगर हमने ट्राइसोमी को रूल आउट करना है तो हम नक्कल ट्रांसलूसेंसी देखते हैं, बीटा HCG मेजर करते हैं और पैप A मेजर करते हैं। ये ट्रिपल टेस्ट है, आपको आना चाहिए। साथ में बेटे फोर्थ चीज़ ये होती है कि हम लोगों ने मैटरनल एज ज़ाहिर उसको भी एक्सेस करना है, क्योंकि एज जितनी ज़्यादा होगी तो डाउन के लिए जो रिस्क फैक्टर है वो उतना ही ज़्यादा इंक्रीज़ करना जाएगा। एडिशनली भी आपसे कभी पूछ जाता है, ये तीनों आपको मस्ट आने चाहिए। एडिशनल के अंदर हम लोग उसकी जो नेज़ल बोन होती है उसको देख रहे होते हैं, वो ठीक से बनी हुई है, यानी डाउन सिंड्रोम के पेशेंट में वो डेविएटेड होती है। उसके बाद जो डक्टस वीनस फ्लो है उसको देखते हैं, और इसी तरह ट्राइकस्पिड फ्लो को देखते हैं, क्योंकि जो डाउन का पेशेंट होता है उसमें कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ होते हैं, तो उसमें डक्टस वीनस फ्लो एंड ट्राइकस्पिड फ्लो भी एबनॉर्मल होगा। अगर आप ये 5 टेस्ट करते हैं तो ये 95% तक आपको डाउन या ट्राइसोमी 21 डिटेक्ट करने में इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर हेल्प कर देते हैं। फॉल्स पॉजिटिव रेट इन तीनों टेस्ट का तकरीबन जो है वो आपके पास 3% है, ठीक है।
अब फॉर एग्जांपल अगर औरत आपके पास फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नहीं आई है, ठीक है, सेकंड ट्राइमेस्टर में आई है, 14 वीक्स के बाद आ रही है, तब आपके पास ट्राइसोमी 21 को रूल आउट करने के लिए क्वाड्रुपल टेस्ट परफॉर्म होता है। क्या टेस्ट होता है? क्वाड्रुपल, दिस इज ट्रिपल, नक्कल ट्रांसलूसेंसी, बीटा HCG, पैप ए, एडिशनली मैटरनल एज, नेजल बोन, सेप्टम एंड देन ट्राइकेस्पिड, एंड साथ में हम लोग जो डक्टस वीनस फ्लो है वो भी देखते हैं। क्वाड्रुपल टेस्ट के फैक्टर आपको आने चाहिए कंपोनेंट्स बेटे। क्वाड्रुपल टेस्ट के अंदर वो कहते हैं आपने याद रखना है, नंबर 1 हम क्या देखते हैं? अल्फा फीटोप्रोटीन्स देखते हैं, ठीक है। नंबर 2 हम लोग इसके अंदर BHCG मेजर कर लेते हैं। नंबर 3 हम इसमें अनकॉन्जुगेटेड एस्ट्राडायोल, ये हमेशा भूल जाता है, ये पेपर में, ऑस्की में, वाइवा में, हर जगह आपसे पूछा जाता है, एस्ट्राडायोल देखते हैं। और नंबर 4 बेटे हम इनहिबिन देखते हैं। दिस इज क्वाड्रुपल टेस्ट फॉर डाउन इन द सेकेंड ट्राइमेस्टर, और इसकी जो सेंसिटिविटी है वो 80% और 5% तक इसमें फॉल्स पॉजिटिव रेट आते हैं। अब अगर ये सारी चीज़ें डिरेंज आए ना तो भी मैं कंफर्म नहीं कह सकती। देखो 80% एंड देन 95%, तो फिर 5% तो चांसेस है ना कि शायद डाउन नहीं होगा। तो फिर डाउन को कंफर्म करने के लिए हम लोग कुछ और टेस्टिंग करते हैं, इन्वेसिव टेस्टिंग करते हैं, जो आगे चल के मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगी, ठीक है। अमाइनोसेंटेसिस, कॉर्डोसेंटेसिस एंड वो सारी चीज़ें, कोरियन विले सैम्पलिंग वगैरह। अब ना ये तो इन्वेसिव टेस्टिंग है। अब हमारे पास ना एक नॉन इन्वेसिव टेस्ट आ गया, आपने ये भी याद रखना है। इस नॉन इन्वेसिव टेस्ट को कहते हैं सेल फ्री फीटल DNA। मैटरनल ब्लड के अंदर हम लोग बच्चे की जो ब्लड ग्रुपिंग है और उसकी सारी चीज़ें देख रहे होते हैं, उससे भी 99% तक चांस है कि आप डाउन सिंड्रोम को डिटेक्ट कर सकते हो। तो इसका मतलब है ये जो नॉन इन्वेसिव टेस्ट है ये सबसे ज़्यादा, ये तो रेडियोलॉजिकल टेस्टिंग है। फिर इन्वेसिव टेस्टिंग में आपके पास वो आती हैं सारी कॉर्डोसेंटेसिस, और ये नॉन इन्वेसिव है। तो नॉन इन्वेसिव टेस्ट बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। एक नुकसान या एक मसला ये है इस टेस्ट का कि ये एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा है और पाकिस्तान में होता नहीं है। हम सैंपल लेके बाहर भिजवाते हैं और फिर हमारे पास रिजल्ट आता है। सो ये चीज़ें बेटे आपने याद रखनी है। फिर MCQ पॉइंट आपको आई होप कि समझ आ गया होगा कि अल्ट्रासाउंड का क्या फ़ायदा है, जेस्टेशनल एज डिफरेंट ट्राइमेस्टर्स पे किसकी बेस पे डिटर्मिन की जाती है, और फर्स्ट एंड सेकंड ट्राइमेस्टर में ट्राइसोमी 21 को रूल आउट करने के लिए क्या क्या चीज़ें हैं। अब जल्दी से आगे बात कर लेते हैं कि कुछ रिस्क फैक्टर की। सबसे पहले वो कह रहा है कि अगर वुमेन को प्री इक्लाम्शिया के लिए हम लोग कह रहे हैं कि जी रिस्क है, तो वो कौन सी वुमेन्स हैं जो प्री इक्लाम्शिया के लिए रिस्क पर होती हैं। सो वो कहता है कि प्री इक्लाम्शिया के लिए 2 तरह की कैटेगरीज हैं। हम कहते हैं हाई रिस्क वुमेन फॉर प्री इक्लाम्शिया एंड लो रिस्क वुमेन फॉर प्री इक्लाम्शिया। दोनों के लिए ट्रीटमेंट यही है कि अगर आप उनको 75 mg एस्पिरिन देते रहेंगे तो वो प्री इक्लाम्शिया में नहीं जाएंगी। हाई रिस्क कौन सी होती हैं? ज़ाहिर है नंबर 1 जो हाइपरटेंसिव होती हैं, नंबर 2 जिनको क्रॉनिक किडनी डिजीज़ होता है, क्योंकि क्रॉनिक किडनी डिजीज़ हाइपरटेंशन ही करता है और साथ में बहुत ज़्यादा हिमोचूरिया एंड प्रोटीन यूरिया कॉज करता है और प्री इक्लाम्शिया कर देता है। उसके बाद जिनको कोई भी ऑटो इम्यून डिजीज़ है, फॉर एग्जांपल उनकी बॉडी में SLE है या न्यूमोटाइड आर्थराइटिस है या थायराइडिज्म है, तो उनको भी प्री इक्लाम्शिया हो सकता है। फिर बेटे जिनको टाइप 1 या टाइप 2 डायबिटीज़ है तो वो भी रिस्क फैक्टर में आती है फिर प्री इक्लाम्शिया एंड क्रॉनिक हाइपरटेंशन, जो कि हमने ऑलरेडी ही मेंशन कर दिया है। मॉडरेट रिस्क होता है कि अगर वो प्राइमरी पैरिटी है, बहुत सारी वुमेन की जब पहली प्रेगनेंसी होती है तो आप देखें तो उनको डॉक्टर क्या देता है? एस्पिरिन दे देता है साथ, ठीक है। जिनकी एज जो है वो मोर देन 40 है और उन्होंने कंसीव कर लिया हुआ है, या जिनका प्रेगनेंसी गैप, एक बच्चा 10 साल पहले हुआ था तो प्रेगनेंसी गैप जो है वो 10 ईयर से ज़्यादा है, तो उनमें भी रिस्क है कि वो प्री इक्लाम्शिया में जा सकती हैं। या जिनका BMI मोर देन 35 है, जिनकी फैमिली हिस्ट्री है, या जिनकी मल्टी फीटल प्रेगनेंसी है, ये सारी की सारी रिस्क फैक्टर पे होती हैं फॉर प्री इक्लाम्शिया। प्री इक्लाम्शिया को रूल आउट करने के लिए हमने यूरिनालिसिस वगैरह करनी है और प्रोफिलैक्टिकली एस्पिरिन देना है। नंबर 2 वो कहता है कि वो कौन सी वुमेन हैं जो प्री टर्म बर्थ के रिस्क पे होती हैं, यानी जिनका बच्चा जल्दी पैदा हो जाएगा टाइम से पहले, तो वो वाली वुमेन के जिनके अंदर प्रीवियस प्री टर्म की हिस्ट्री है, वो कहे जी डॉक्टर साहब मेरा ना पिछले दफ़ा भी ऐसे हुआ था कि 7 माह पे बच्चे की पैदाइश हो गई थी, ठीक है। या फिर वो ये कहे कि जी 5वें या 6ठे महीने पे मेरा मिसकैरेज हुआ था। जिसका लेट मिसकैरेज हुआ है या जिसकी मल्टी फीटल प्रेगनेंसी है, 2 बच्चों का ज़रा जोर ज़्यादा पड़ा होता है, तो उनकी भी प्री टर्म बर्थ हो सकती है। या वो वुमेन बेटे जिसका सर्विक्स वीक हो, जिसकी ना सर्वाइकल बायोप्सी कभी भी हुई भी हो, कौन बायोप्सी सर्विक्स का एक पीस लेके उसको कार्सिनोमा के लिए एक्सेस किया हो तो उसका सर्विक्स वीक हो जाता है और उसके बच्चे की पैदाइश भी जल्दी हो जाती है। आगे हम जाके पढ़ेंगे प्री टर्म बर्थ। इसमें आपने याद रखना है 2 बड़ी इंपॉर्टेंट टेस्टिंग होती है।
सर्वाइकल लेंथ स्क्रीनिंग, सर्विक्स की हम लेंथ देखते हैं क्योंकि सर्विक्स जितना छोटा होगा प्री टर्म बर्थ के चांसेस उतने ही ज़्यादा हैं। और एक प्रोटीन होता है जिसको हम कहते हैं फाइब्रोनेक्टिन, आगे इसकी डिटेल समझाऊंगी। यहाँ से याद रखना है कि फाइब्रोनेक्टिन जो है, फीटल फाइब्रोनेक्टिन, वो भी हमें एक्सेस करता है, ये हेल्प करता है प्री टर्म बर्थ को डायग्नोज या अर्ली डायग्नोज और प्रिवेंट करने में, ठीक है। उसके बाद वो कहता है कि हाँ ठीक है, उसके बाद वो कहता है कि अगर फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन है, तो फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन अगर बच्चे के अंदर है तो उसमें आपने क्या करना है, अगर आपको लग रहा है तो 24 वीक्स के बाद आप उसकी क्या कर रहे होते हो, सम फिजियो फंडल हाइट जो बच्चे की है वो हर 24 वीक्स के बाद हम मेजर करते हैं और चार्ट्स में सिखाऊंगी, उन चार्ट्स में मॉनिटर कर रहे होते हैं कि कहीं बच्चे की ग्रोथ रिस्ट्रिक्ट तो नहीं हुई हुई है, ठीक है। अगर स्लो रिस्पॉन्स है, रुक गया हुआ है, तो ज़ाहिर हो गया होगा। उसके बाद हमने वुमेन को विटामिन डी डेफिशिएंसी के लिए रूल आउट करना होता है। कैसे रूल आउट करते हैं, उसके स्किन कलर से, कवरेज से, ओबेसिटी से, एंड देन जीआईटी का कोई डिजीज़ तो नहीं चल रहा, ठीक है, हालांकि ये टेस्टिंग एक्सपेंसिव होती है। और बस आप उसको विटामिन डी सप्लीमेंट, कॉलीकैल्सिफेरोल दे दो और उसके बाद विटामिन डी सप्लीमेंट्स दे दो। नहीं दोगे तो बच्चे के अंदर न्यूनेटल रिकेट्स जो है वो हो सकता है। लास्ट चीज़ यही है कि सेकेंड ट्राइमेस्टर में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग करते हैं वो क्या होती है। तो बेटे सेकेंड ट्राइमेस्टर में मैंने अभी बताया कि तकरीबन 20 से लेकर 24 वीक्स के ऊपर एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्कैन कराया जाता है। मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, एनॉमली स्कैन पढ़ना भी सिखाऊंगी। इस एनॉमली स्कैन में बेसिकली बच्चा ना अब कम्प्लीटली बन चुका है, ठीक है, अब वो कम्प्लीटली बन चुका है। एनॉमली स्कैन का मकसद ये होता है कि ये देखना कि बच्चे के अंदर कोई कंजेनाइटल डिफेक्ट तो नहीं है। मैंने खुद देखी बहुत सारी वुमेंस जो है एनॉमली स्कैन के दौरान बाहर बैठ के दुआ करी होती है, अल्लाह जी सब खैर हो, क्योंकि बड़ा मुश्किल है कि आप अंदर जाओ और वो आपको ये कह दें कि जी बच्चे का तो सर ठीक नहीं बना, दिल ठीक नहीं बना, इसका तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है, हमें तो बहुत, वो एक बड़ी अजीब सी कैफियत होती है क्योंकि 5th मंथ पे ऑलमोस्ट ये टेस्ट होता है, तब बच्चे की मूवमेंट हो रही होती है और माँ को बड़ा एक लगाव होता है, ठीक है। तो एनॉमली स्कैन बेसिकली इसलिए किया जाता है कि कोई एनॉमली अंदर देखी जा सके, फॉर एग्जांपल स्पाइना बाइफिडा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर वो कहता है कि कोई भी कंजेनाइटल एनॉमली, ठीक है। उसके बाद कोई डायाफ्रिग्मेटिक हर्निया है या रीनल एजेनेसिस है, कोई भी इस तरह की चीज़ जो है वो डिटेक्ट की जाती है। एंड देन जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस के लिए कौन सी वुमेन्स रिस्क पे होती हैं कि जिनका फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल 5.6 मिलीमोल से ज़्यादा हो पर लीटर, या फिर अगर हम 2 और पोस्ट पेरेंडियल कराएं तो 7.8 मिलीमोल पर लीटर से ज़्यादा हो, तो हम कहते हैं कि इनको रिस्क है, इनको जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस हो सकता है। रिस्क जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस के लिए यही है, प्रीवियसली आपको प्रेगनेंसी में हो गई थी जेस्टेशनल डायबिटीज़ या डायबिटीज़ मेलाइटिस है ऑलरेडी, या पहले आपका जो बच्चा था वो 4.5 kg से ज़्यादा था, या आपका BMI ज़्यादा है, या आपके रिलेटिव्स में ये हिस्ट्री है, ठीक है। तो हम इन वुमेंस को क्या करते हैं, OGTT कराते हैं 24 से लेके 28 वीक्स पे, अगर नहीं है कोई रिस्क फैक्टर, और अगर प्रीवियसली हिस्ट्री है तो 16 to 18 वीक्स पे ही स्टार्ट करा देते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर एंटीनेटल वाला चैप्टर। आई नो थोड़ा लंबा हो गया, लेंथी हो गया, क्योंकि हमने वर्ड टू वर्ड इसको पढ़ा, लेकिन मैंने आपको सारे MCQ पॉइंट, SCQ पॉइंट साथ साथ मेंशन कराए हैं। इसमें से कोई मसला, कोई क्यूरी, कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में बेटे पूछ सकते हैं। जितने MCQ पॉइंट्स बताएं उनको रजिस्टर के एंड पे चैप्टर की हेडिंग दो और लिख लो, क्योंकि फिर ये आपको फाइनल में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा।